Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. This is Danish Tabassum at Teach Business और this is for June 2022 A2 Business. ठीक है, हमारा जो टोटल कॉन्सेप्ट अब रिवीजन क्लासेस में होगा वो इस चीज़ का होगा कि हम लोग कुछ क्लासेस में यानी कि जितने भी हमारे रिवीजन सेशंस चलेंगे इनमें हम डायरेक्टली क्वेश्चंस की तरफ जाएंगे। हम लोग किसी टॉपिक को रिवाइज उस क्वेश्चन के लिहाज से करना शुरू करेंगे और जो क्वेश्चंस की कैटेगराइजेशन है वो उनके मार्क्स के लिहाज से है। यानी आज की क्लास का जो बेसिक फोकस है वो 10 मार्क्स के 2021 में जितने भी 10 मार्क्स के क्वेश्चन आए हैं उनको हम डिस्कस करेंगे और डेफिनेटली उनके अंदर जो टॉपिक्स हैं उनके बारे में हम लोग साथ साथ उसको लिंक कर लेंगे। इसी तरह से जो हमारी क्लास होगी फिर नेक्स्ट जो क्लास होगी वो हम 12 मार्क्स के ऊपर बात करेंगे। सारी कैलकुलेशंस जो 2021 में जितनी कैलकुलेशंस आएंगे वो सारी करें, ठीक है। फिर उसके नेक्स्ट क्लास के अंदर जो होगा फिर हम 2021 के जितने भी कैलकुलेशन के रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं डिस्क्रिप्टिव हम उनकी बात करेंगे, ठीक है। कि 12 मार्क हम हर तरह के 12 मार्क को हम देख लेंगे कि किस तरह से 12 मार्क करने और बेसिक फोकस हमारा 2021 के सारे पेपर्स होंगे, सही है, नवंबर जून और फिर इसी तरह से फिर हम 16 मार्क्स की तरफ जाएंगे। उसमें भी 2 क्लासेस लगेंगी क्योंकि लाइक हर पेपर में 2 क्वेश्चन होते हैं। वी हैव 7 पेपर्स ऑल टुगेदर, तो मिराज उड़ा के तकरीबन कोई 14 क्वेश्चंस हो गए जो हम 16 मार्क्स से डिस्कस करेंगे, ठीक है। और फिर इसी तरह से हम 20 मार्क्स की तरफ जाएंगे। सो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू इंश्योर कि हम मैक्सिमम जितने भी क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस कर सकें, सॉल्विंग लाइक 7 पेपर्स ऑल टुगेदर इंशाल्लाह डिस्कशन के साथ, ठीक है। सो अब आप लोग इस चीज को ज़हन में रखें कि यू मस्ट बी रीडिंग दोस केस स्टडीज सो दैट यू हैव द इनसाइट के व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट एंड व्हाट इट इज। ओके, आप लोगों से रिक्वेस्ट ये है कि प्लीज अपने आप को म्यूट रखिएगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन है उसको कहीं पर लिख लें अपने पास और पहले मैं सब चीजें समझाता जाऊंगा और उसके बाद जो है आप लोग जब सेशन कंप्लीट हो जाएगा फिर आई जस्ट गेट टेक योर क्वेश्चंस। आप क्वेश्चन मुझसे पूछे जाएगा एंड देन मैं उनके आंसर्स कर दूंगा, ठीक है। प्लीज बीच में अपने आप को अनम्यूट करके और टेक्स्ट करने की जरूरत नहीं क्योंकि आई वोंट बी रीडिंग दैट, आई एम नॉट अलाउइंग दिस। ओके, सो अब हम लोग बात कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ क्वेश्चंस के लिहाज से और जो क्वेश्चंस हमारे पास हैं ये मैंने सारे क्वेश्चंस इस तरह से निकाल के रख लिए। सो दिस इज बेसिकली व्हाट वी हैव और अब हम लोग पहले क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं। दिस आर बेसिकली क्वेश्चन बेस्ड रिवीजन है थ्रू आउट और फॉर सेशन 2022 और जो बेसिक क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे होंगे वो हम लोग कर रहे होंगे नवंबर 2021 सारे वेरिएंट्स, जून 2021 सारे वेरिएंट्स और फेब 2021 के एक क्वेश्चन। यानी कि इसके हमारे पास 3 क्वेश्चंस होंगे। यहाँ पर भी हम लोग 3 क्वेश्चंस होंगे और यहाँ पर हमारे पास एक क्वेश्चन होगा। वी आर डिस्कसिंग 7 10 मार्क क्वेश्चंस के कौन कौन से टॉपिक्स पे क्वेश्चंस आए हुए हैं और वो किस तरह से सॉल्व करना। ओके, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, हमारे पास 10 मार्क के लिहाज से कुछ चीजों को जहन में रखें कि 10 मार्क्स का जो बेसिक क्राइटेरिया है वो क्या है। आप लोगों को कम से कम 3 पॉइंट्स की तरफ जाना है और अनलेस एंड अनटिल द क्वेश्चन स्टेट्स के 1 एडवांटेज और 1 डिसएडवांटेज, ठीक है। और ये चीज ज़हन में रखें कि जो 10 मार्क की कैलकुलेशन है, अगर मैं इस 10 मार्क के लिहाज से बात करूं तो इस 10 मार्क की कैलकुलेशन के लिहाज से हमारे पास जो मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन है मोर और लेस, जो नई मार्क की डिस्ट्रीब्यूशन जो होती है दैट इज नॉलेज जो है वो 3 नंबर का है, एनालिसिस एप्लीकेशन जो है वो 2 नंबर की है, ठीक है, और एनालिसिस जो है वो 5 नंबर का है। ये रीसेंट 2021 के अंदर जो मार्किंग क्राइटेरिया चेंज हुआ है ये उस लिहाज से, ठीक है। और इस चीज को पहले ये 2021 के अंदर अब इन्होंने कुछ इस तरह की चीज करनी शुरू कर दी। पहले जो इसकी कैलकुलेशंस थी यानी कि 2020 पहले 2020 और बिफोर दैट जो कैलकुलेशंस वगैरह थी वो थी नॉलेज आपके पास 2 मार्क का था, एप्लीकेशन आपके पास 2 मार्क का था, एनालिसिस आपके पास सॉरी आई हैव टू रीएडजस्ट दिस थिंग, नॉलेज आपके पास 3 मार्क का था, एप्लीकेशन 3 मार्क का था, एनालिसिस 4 मार्क का था। तो व्हाट दे हैव डन, दे बेसिकली हैव टेकन दिस नंबर दिस 3 टू हियर, ठीक है। और इसका मतलब ये कि उन्होंने एक एप्लीकेशन का मार्क कम कर दिया है और एक मार्क जो है उन्होंने एनालिसिस का बढ़ा दिया है, ठीक है। तो इस चीज को जहन में रखना है कि हमारे पास जब भी कभी क्वेश्चन हम लोगों के पास आएंगे उस क्वेश्चन के लिहाज से हमेशा याद रखना कि आपके पास जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से कि 2 मार्क आपके पास डेफिनेशन निकलेंगे, सही है। देन वी हैव लाइक दिस 8 ओवर हियर और इसके लिहाज से वी हैव लाइक 3 and 5 एंड देन वी हैव 2 and 3, ठीक है। तो दिस इज हाउ वी बेसिकली आर गोइंग टू इंश्योर कि जो चीज हमारे पास चलेगी वो हमने इस तरह से स्कोर करने हैं।
तो हमारे पास ये जो क्वेश्चंस हैं, यहाँ पर जो हमारे पास क्वेश्चंस आएंगे, ये जो हमारे पास चीज है, ये जो पॉइंट है, ये बेसिकली पॉइंट जो है, ये हमारे पास कंप्लीट योर पॉइंट, योर एग्जाम्पल एंड योर एनालिसिस इज देयर, ठीक है। और ये वाला जो पॉइंट यहाँ पर है, दिस रिक्वायर्स योर पॉइंट एंड योर एनालिसिस। एंड अगर हम इस वाले पॉइंट की बात करें, तो दिस इज बेसिकली गोइंग टू बी योर डेफिनेशन स्कोर जो हम लोग लेकर आ रहे होंगे, ठीक है। तो अगर हम लोग बात करते हैं इन टर्म्स ऑफ दिस 3 मार्क के लिहाज से, तो वी नीड टू ब्रिंग इन अ पॉइंट, वी नीड टू गिव एन एग्जांपल, द लिंक फ्रॉम द केस, ठीक है, एंड देन वी हैव टू गिव द एक्सप्लेनेशन। प्लीज अपने आप को म्यूट कर लीजिए, थैंक यू, ठीक है। एंड द सेम थिंग गोज ओवर हियर एज वेल, वी हैव अ पॉइंट, वी हैव एन एग्जांपल, ठीक है, एंड वी हैव एक्सप्लेनेशन, ठीक है। Here basically what we are going to do, we have a point and we have an explanation, यानी कि डेफिनेटली आप बगैर वो लिखे, एग्जाम्पल लिखे, आपको कोई नंबर मिलेगा नहीं, लेकिन एग्जाम्पल को साथ आपने लिखना पड़ेगा। और ये जो आपके पास पॉइंट है, दिस पॉइंट इज गोइंग टू बी फॉर योर डेफिनेशन, ठीक है। तो दिस इज हाउ यू बेसिकली इंश्योर कि आपके पास यहाँ पर आपके पास जो है वो, अगर मैं बात करता हूँ इन टर्म्स ऑफ नॉलेज के लिहाज से, तो ये नॉलेज जो है हमारे पास, ये जो 3 नंबर्स हमारे पास नॉलेज के हैं, ये 3 नंबर हमारे पास, एक तो ये नंबर हमारे पास एग्जिस्ट कर रहा है, एक ये नंबर एग्जिस्ट कर रहा है, एक नंबर एग्जिस्ट कर रहा है, एक ये नंबर एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। ये सब चीजें करेंगे तो हम एप्लीकेशन नॉलेज की तरफ जा रहे हैं। अगर हम लोग बात करते हैं इन टर्म्स ऑफ एप्लीकेशन के लिहाज से, so we have like this application over here, this application over here, so we have like 2 instances of application. अगर हम बात करते हैं एनालिसिस के लिहाज से, तो we have this explanation over here, this explanation over here and this explanation over here, which basically going to make us like a 5 mark calculation, कि जाहिर सी बात है जब वो पॉइंट के साथ जा रही होगी तो वो 2 मार्क की चल रही होगी, और जब बगैर किसी एप्लीकेशन के जाएगी तो वो 1 मार्क की होगी। तो याद रखना कि यहाँ पर जो आपकी एनालिसिस का जो स्कोर है, ये आपका 2 स्कोर है, यहाँ पर एनालिसिस का आपके 2 स्कोर है, और यहाँ एनालिसिस का आपका 1 स्कोर, ठीक है। तो ये ज़हन में रखना, तो ये ए 2 मिलेंगे, यहाँ पर ए जो है वो 1 मिलेगा, ठीक है, ए 1, और यहाँ पर भी आपके पास ए 2 होंगे, ठीक है। तो दिस इज हाउ, दिस इज द होल डिस्ट्रीब्यूशन फॉर 10 मार्क। और अब हमारे पास जो आंसर्स के जो क्राइटेरिया फिक्स करने की बात आती है, वो इस चीज पे आती है कि जब कभी भी आपने एक आंसर को स्ट्रक्चर करना है या बात करनी है, तो उसमें आपके पैराग्राफ्स मैटर बहुत करते हैं। अगर क्वेश्चंस के अंदर पैराग्राफ्स अगर होंगे, तो आपको क्लियरली अंडरस्टैंड कर सकते हो कि आपने क्या बात करनी है। तो अगर मैं बात करूं इन टर्म्स ऑफ 10 मार्क क्वेश्चन के लिहाज से, तो आइडियल 10 मार्क क्वेश्चन विल हैव लाइक 4 पैराग्राफ्स, ठीक है। अगेन आपके पैराग्राफ्स उससे कम ज्यादा भी हो सकता है, पैराग्राफ ना होने से नंबर नहीं कटेगा, पॉइंट्स के होने से और उनको कंप्लीटली उनको एनालाइज या एप्लीकेशन के साथ लिखने से ही आपको नंबर मिलेंगे। सो एटलीस्ट यू हैव लाइक 4 पैराग्राफ्स ऑल टुगेदर जिसके ऊपर हमने बात करनी है। तो पहला पैराग्राफ आपका डेफिनेशन का आ जाएगा, फिर 3 जो होंगे वो आपके पॉइंट्स के साथ आ जाएंगे। खैर, अब हम बात करते हैं इन टर्म्स ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास नवंबर 2021 का 31 का क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1, एंड दिस इज बेसिकली अगेन ऑलवेज रिमेंबर द फर्स्ट क्वेश्चन, ये हमेशा पहला ही क्वेश्चन होगा, ठीक है। और इसके अलावा कोई दूसरा क्वेश्चन एनालिसिस साथ नहीं आएगा पूरे पेपर में, ठीक है। अच्छा जी, इसके साथ जो कीवर्ड यहाँ पर जो एड्रेस किया जाएगा, दिस इज बेसिकली योर एनालिसिस, ठीक है। और उसने यहाँ पर बात की है कि आपके एनालाइज द एडवांटेजेस टू एफएफ ऑफ द प्राइवेटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर इंडस्ट्रीज। प्राइवेटाइजेशन बेसिकली हमारे पास एक ऐसा सिस्टम होता है, एक ऐसा ट्रांजिशन है कि प्राइवेट सेक्टर को गवर्नमेंट रन ऑपरेशंस दे दिए जाते हैं। क्यों दिए जाते हैं? क्योंकि हमारा जो बिजनेस है वो सारा का सारा काम जो है वो अच्छे तरीके से नहीं कर पाता, और जो वो अच्छे तरीके से नहीं कर पाता तो डेफिनेटली उसके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है कि वो अपने मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो कि एक्सचेंज रेट, इन्फ्लेशन, ग्रोथ, अनएम्प्लॉयमेंट, टैक्सेशन, इन चीजों को देखना है, उनके लिहाज से वो शायद एक अच्छे तरीके से ये जो प्रोविजन है वो नहीं कर सकता फॉर सर्टेन एक्टिविटीज। जहां अब इस केस स्टडी के अंदर शायद वो इलेक्ट्रिसिटी और वाटर इंडस्ट्रीज के ऊपर से इतना से कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, इसलिए उसको उससे प्राइवेटाइजेशन करने का सोचा, ठीक है। तो अब हम लोगों को एडवांटेजेस लिखने हैं, और एडवांटेजेस जो हमारे पास हैं वो हमारे पास अब 3 एडवांटेजेस होने चाहिए जिसके ऊपर हम लोगों ने बात करनी है, ठीक है। तो 3 एडवांटेजेस जो हमारे पास एग्जिस्ट कर सकते हैं, डेफिनेटली जो हमें एडवांटेजेस नजर आना शुरू होंगे
वो ये है कि पहला तो है कि जी इससे आपके पास जो है इंक्रीजेस कंपटीशन। प्राइसेस, ठीक है, तो डेफिनेटली जब आपके पास प्राइवेटाइजेशन होगी तो बहुत सारी कंपनीज आएंगी, काम करेंगी और काम करके भी प्राइसेस जो है वो रिड्यूस कर देंगे। नंबर टू, आपके पास एक और चीज जो है वो ये है कि आपके पास क्वालिटी जो है वो क्वालिटी ऑपरेशंस आपके पास आना शुरू हो जाएंगी, ठीक है। और डेफिनेटली आपके लिए एक तरह से जो क्वालिटी ऑपरेशंस है, इसका मतलब ये है कि जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी और वाटर इंडस्ट्रीज हैं उसके अंदर आपका काम जो है वो अच्छे तरीके से हो सकता है, डिफाइंड तरीके से हो सकता है, कंटिन्यूस वे में हो सकता है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, ठीक है। थर्ड थिंग इज बेसिकली देयर ट्रांसपेरेंसी ऑफ ऑपरेशंस। जाहिर सी बात है, आपको जिस वक्त कोई काम करना होगा तो आपके ऑडिट्स वगैरह भी होंगे, और ट्रांसपेरेंसी जब करनी शुरू होगी तो कस्टमर को ज्यादा अंडरस्टैंडिंग आनी शुरू होगी कि यार जो ये कह रहे हैं वो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, क्योंकि सिंस कंपटीशन बहुत ज्यादा है, इसलिए कस्टमर के पास जो होगी, एंड कंज्यूमर के पास जो होगी, वो बहुत सारी चॉइस होगी। अगर वो इससे खुश नहीं होगा तो दे इजिली कैन स्विच, ठीक है, और वो स्विच करने से डेफिनेटली उनको फिर फायदा हो सकता है, ठीक है जी। अच्छा, अब अगर मैं इसके आंसर के स्ट्रक्चर के लिहाज से बात करूं तो आंसर के स्ट्रक्चर के अंदर मेरे पास पहली चीज जो होगी पैराग्राफ 1 के अंदर, व्हाट आई विल डू, आई विल गिव द डेफिनेशन ऑफ प्राइवेटाइजेशन, ठीक है। मेरे पास जो पैराग्राफ नंबर 2 होगा उसमें मैं एडवांटेज 1 लिखूंगा, उसको मैं एक लिंक करूंगा केस के साथ, यानी कि मैं उसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ लिंक विद केस, ठीक है, और फिर मैं उसकी जो है एक्सप्लेनेशन लिखूंगा, ठीक है। इसी तरह से मैं पैराग्राफ नंबर 3 पे लेके जाऊंगा, यहाँ पे मेरा एडवांटेज नंबर 2 जाएगा, मैं लिंक करूंगा केस के साथ और मैंने यहाँ पर उसकी एक्सप्लेनेशन दे दी। सेम गोज विद पैराग्राफ नंबर 4, मैं एडवांटेज नंबर 2 लिखूंगा, 3 लिखूंगा, मैं उसकी बेसिकली लिंक करूंगा और उसकी मैं एक्सप्लेनेशन दे दूँ। अब अपेरेंटली स्पीकिंग अगर देखा जाए तो यहाँ पर मुझे नंबर्स जो टोटल डिस्ट्रीब्यूशन के मिल रहे हैं वो मेरे पास डेफिनेशन प्राइवेटाइजेशन के नंबर है, फिर मेरे पास एडवांटेज डिसएडवांटेजेस लिखने की जरूरत है। इसमें किसी भी तरह का आपने जो डिसएडवांटेजेस की बात है वो आपने नहीं करनी, ठीक है। तो अब इस चीज को ज़हन में रखो कि ये आपके पास जो पेपर के अंदर आपको तकरीबन एक पेज इसको दिया है, 2 पेजेस आपको दिए जाते हैं, तो इट्स नॉट नेसेसरी कि आपको सारे के सारे पेजेस भरने हैं, ये उससे पहले भी कंप्लीट हो सकता है, आपका पॉइंट जो है वो क्लियर होना चाहिए। फाइन, सो दिस इज बेसिकली व्हाट वी हैव इन टर्म्स ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। अच्छा, अब ये चीज ध्यान में रखो कि जब आपकी प्राइसेस की रिडक्शन आएगी, ठीक है, तो प्राइसेस की रिडक्शन जो है इट कैन रिड्यूस इन्फ्लेशन इफेक्ट, ठीक है। क्वालिटी ऑपरेशन अगर होंगे तो कस्टमर सेटिस्फेक्शन वगैरह बढ़ सकती है, ठीक है, और इसके लिहाज से उनके जो रिलायबिलिटी और उनके जो ऑपरेशंस हैं वो ज्यादा अच्छे तरीके से कस्टमर देख सकता है। ट्रांसपेरेंसी अगर होगी तो उसकी जो कैपेसिटी की जो यूटिलाइजेशन, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन जो है वो अच्छे तरीके से की जा सकती है। उनको पता होगा कि हमारे पास कितनी रिसोर्सेज हैं, हम कितनी पावर जनरेट कर सकते हैं, हम कितनी वाटर सप्लाई कर सकते हैं, कितनी कैपेसिटी है, और उसको किस तरह से इंप्रूव किया जा सकता है। सो ये जो मैंने ग्रीन में लिखा है ये काइंड ऑफ एनालिसिस है जो आप उसको समझा सकते हैं, ठीक है जी। तो ये एक चीज हमारे पास कंप्लीट हो गई। अच्छा, अब ये चीज ध्यान में रखो कि जब आपके पास दूसरा जो अब हम बात करते हैं इन टर्म्स ऑफ क्वेश्चन के लिहाज से, तो उसमें हमारे पास जो दूसरा क्वेश्चन है दैट इज अबाउट एनालाइज द बेनिफिट्स ऑफ चेंजिंग टू डिसेंट्रलाइज ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, ठीक है। और डिसेंट्रलाइज ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का मतलब क्या है कि आपका जो बिजनेस है, जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, उसके अंदर जो डिपार्टमेंट्स हैं वो रिलेटिव बेसिस के ऊपर अपने डिसीजन खुद ले रहे हैं। याद रखो, डिसीजन मेकिंग 3 जगहों पे होती है, एक स्ट्रेटेजिक लेवल पर होती है, एक आपकी ऑपरेशनल लेवल पे होती है, और एक आपकी जो है वो टेक्टिकल लेवल पे होती है, ठीक है। डिसेंट्रलाइजेशन जो है वो टेक्टिकल लेवल पे हो जाती है, ऑपरेशनल लेवल में बहुत इफेक्टिव होती है, लेकिन स्ट्रेटेजिक लेवल पे नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर स्ट्रेटेजिक लेवल पर अगर आपकी वो होना शुरू हो जाएगा, डिसेंट्रलाइजेशन होनी शुरू हो जाएगी, सो इट्स गोइंग टू
bring departments in competition with each other and in competition with the company, क्योंकि उनके अपने विजन और मिशन बनने शुरू हो जाए। तो डिसेंट्रलाइजेशन जो है वो कभी भी आप बात नहीं करेंगे इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेटेजिक, ठीक है। अगेन द सेम थिंग गोज कि आपके पास जो कीवर्ड है दैट इज एनालाइज, और जो आपको लिखना है दैट इज योर बेनिफिट of changing to decentralized organization structure as AC continues to expand। अब continues to expand का मतलब है कि जब बिजनेस बड़ा होना शुरू होता है तो उससे क्या फायदा होता है और उसमें हमारे पास क्या क्या चीजें आ सकती हैं, हमने उस बारे में बात करी, ठीक है। तो पहली चीज जो हमारे पास जहन में आती है वो ये है कि जो पहला फायदा जो इससे हमारे पास मिल सकता है वो ये है कि लोकल डिसीजंस जो हैं दे कैन बी मेड क्विकली। अकॉर्डिंग टू कंडीशंस, ठीक है। पहली चीज तो हमारे पास ये आ जाती है। अच्छा, दूसरी चीज जो है वो ये है कि जब आप बिजनेस को जब आप डिसेंट्रलाइज करते हैं तो जिनको आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी दी होती है जो कि जूनियर मैनेजर्स या लोअर स्टाफ होता है, उनके अंदर स्किल डेवलप होती है, दे बेसिकली फील मोटिवेटेड। सही है। तो जो जूनियर मैनेजर्स हैं, ठीक है। और ये भी चीज ध्यान में रखो कि आपके पास इससे फायदा क्या हो सकता है कि इनके थ्रू फिर आप जो है लोगों को एम्पावर भी करना शुरू कर दो, ठीक है। अच्छा, फोर्थ एक और फायदा ये है डिसेंट्रलाइज करने का कि डायरेक्टर्स जो हायर अथॉरिटीज होती है, जो बोर्ड होते हैं, दे हैव मोर टाइम टू प्लान फॉर स्ट्रेटेजिक लेवल, यानी कि एक्सपेंशन करने का फायदा ये है कि बिजनेस ग्रो कर रहा है, नई मार्केट्स में जा रहा है, और नई मार्केट्स में जाने की वजह से उसको नए चैलेंजेस देखने पड़ते हैं। और अगर नए चैलेंजेस के बारे में प्लान करने के लिए जो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग होती है, अगर उसके लिए टाइम नहीं मिलेगा और वो रोजाना के ऑपरेशनल और टेक्निकल ऑपरेशंस के अंदर ही डिसीजन में ही फंसे रहेंगे, तो वो उन चैलेंजेस को देख नहीं पाएंगे। तो बेटर दोज पीपल हु आर लाइक इन डायरेक्ट कांटेक्ट विद दैट दोज इश्यूज, वो देयर एंड देयर डिसीजंस ले लें एंड लेट द डायरेक्टर्स प्लान फॉर फ्यूचर, ठीक है। तो डायरेक्टर्स हैव मोर, ठीक है। सिमिलरली आपके पास जो डिसीजन मेकिंग का कॉन्सेप्ट होता है डिसेंट्रलाइजेशन के अंदर, तो ओवरऑल डिसीजन मेकिंग बिकम्स क्विकर। ठीक है। सो दीज आर बेसिकली द फायदे। अब इनमें से हमें कितने फायदे इसमें लिखने हैं? हमें इसमें से लिखने हैं 3 फायदे, ठीक है। और अगर मैं इसका स्ट्रक्चर लिखना शुरू करता हूं तो इसके स्ट्रक्चर के अंदर मेरे पास पहला पैराग्राफ जो होगा वो मेरे पास आएगा डेफिनेशन ऑफ डिसेंट्रलाइज्ड स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, ठीक है। पैराग्राफ 2 जो होगा इट्स अगेन बेनिफिट 1, उसको हमने लिंक करना है केस के साथ, ठीक है। और उसकी हम लोगों ने एक्सप्लेनेशन देनी है व्हाट इज गोइंग टू बी द इम्पैक्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर फायदा, ठीक है। पैराग्राफ नंबर 3 is going to be benefit number 2 plus link with the case and then explanation, and then paragraph number 4 benefit number 3 link with the case and explanation। याद रखें कि जब कभी भी आप बिजनेस के लिहाज से या जब भी कभी आप कोई काम कर रहे हो तो इंश्योर ये आपने करना है कि आपका आंसर विद इन गिवन पैरामीटर्स ही होना चाहिए। अगर विद इन गिवन पैरामीटर्स नहीं होगा तो ये याद रखो कि आपका ओरिजिनल बिजनेस का जो कॉन्सेप्ट, पेपर का जो कॉन्सेप्ट है, वो शायद उतने अच्छे तरीके से डेवलप ना हो सके। यू मे नॉट बी एबल टू ब्रिंग द राइट कंटेंट इन योर आंसर। तो रीड द केस स्टडी वेरी थॉरली सो दैट आपके पास क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो कि आपने आंसर को करना किस तरह से। अच्छा, एक चीज ध्यान में रखें
कि जब ये क्वेश्चन आपको इस तरह से बात कर रहा है कि वो एडवांटेजेस की बात कर रहा है या वो बेनिफिट्स की बात कर रहा है, तो हम स्ट्रेट फॉरवर्ड उसके सिर्फ बेनिफिट्स लेके जाएंगे। इस पे कोई इनका डिसएडवांटेज लिखने की जरूरत नहीं है, कोई इसमें हाउ एवर यानी इवेल्युएशन करने की जरूरत नहीं है, और कोई इसके अंदर कंक्लूजन लिखने की जरूरत नहीं। ठीक है, 10 मार्क में जिसकी जरूरत है वो डेफिनेशन से स्टार्ट करने की जरूरत है। ठीक है, तो इस चीज को प्लीज ध्यान में रखिए। अच्छा जी, अब ये 10 मार्क के क्वेश्चन के अंदर अब रिसेंटली थोड़े से चेंजेस आने शुरू हुई हैं, और थोड़े से चेंजेस इस सेंस में आने शुरू हुई हैं कि दे बेसिकली आर गोइंग टू रेफर विद सर्टेन लाइंस। तो वो मैंने नीचे लाइंस जो है वो केस स्टडी के साथ ही एड्रेस कर ली हैं, तो सो दैट हम अगर उसके लिहाज से कुछ बात करना चाहें तो हम कर सकें। ठीक है, तो यहाँ पर इस ने लिखा हुआ ये है कि अगेन द क्वेश्चन इज विद रिस्पेक्ट टू एनालाइज, ऑलवेज इज गोइंग टू बी एनालाइज। ठीक है, और अब उन्होंने यहां पर रेफरेंस करना शुरू कर दिया है, यू हैव टू गिव वन अपॉर्चुनिटी, सही है, वन अपॉर्चुनिटी एंड वन थ्रेट। इन्होंने यहां पर आपको फोर्स कर दिया है कि आपको अब जो है वो ज्यादा पॉइंट्स लेकर नहीं जाने, यू हैव टू ब्रिंग लाइक वन अपॉर्चुनिटी एंड वन थ्रेट। ठीक है, और जब ये चीज आने, और ये चीज ध्यान में रखो, इसमें आंसर क्वेश्चन के अंदर ही उन्होंने ये वाली लाइंस भी दे दी हैं, और वो वाली लाइंस मैंने यहां पर आइडेंटिफाई की। ठीक है, अब इकोनॉमिक एनवायरनमेंट कहती क्या है, कंट्री एक्स इकोनॉमी इज स्लोली रिकवरिंग फ्रॉम रिसेशन। ठीक है, रिसेशन आया है, रिसेशन से रिकवर कर रही है, और रिसेशन से रिकवर करना इट्स अ वेरी गुड साइन ऑफ द इकोनॉमी। लेकिन सिंस एक तरह से समझो कि एक बंदा बहुत बड़े ऑपरेशन के बाद, बड़े कीमो के बाद जो है, कैंसर में कीमो होता है, ठीक है, कीमो होने के बाद जो है वो रिकवर कर रहा है, तो रिकवरी जो होती है वो बहुत ज्यादा स्लो होती है, प्लस बहुत कॉन्शियस वे में की जाती है, सो दैट उसमें फर्दर और कोई गलती ना हो जाए। ठीक है, क्योंकि पहले ही जो पेशेंट होता है वो काफी ज्यादा वनरेबल होता है, और उस वनरेबिलिटी के लिहाज से उसमें अब किसी तरह की कोई चेंजेस या गलतियों की गुंजाइश नहीं है, तो वी आर नॉट गोइंग टू टेक एनी रिस्क, हाई रिस्क सिचुएशन। ठीक है, इकोनॉमिक ग्रोथ इज फोरकास्ट टू बी 2%। सही है, इकोनॉमिक ग्रोथ जो है उन्होंने डिसाइड कर लिया है, फोरकास्ट हो रहा है। ठीक है, और फोरकास्ट के लिहाज से दे बेसिकली आर थिंकिंग अबाउट के इट्स गोइंग टू बी सॉरी it's going to be a forecast to be 2%, and they are recovering from recession, slowly recovering from recession, slowly ही होता है। ठीक है, this year and unemployment is falling। ठीक है, तो they basically understanding कि जी unemployment fall कर रही है। the dollar the dollar in the currency in the country X has appreciated against other major currencies। ठीक है, तो करेंसी जो है वो appreciate हो रही है। ठीक है, in recent year the demand for WSC product from other different countries fluctuates for many reasons। ठीक है, अब जो डिमांड है ना वो बहुत, इट्स नॉट ओनली कि इनकी प्राइस कम होगी या कम ज्यादा होगी उस लिहाज से फायदा होना शुरू हो जाएगा। ये बहुत सारे और फैक्टर्स भी हैं जिनको आप लोगों ने एड्रेस करना है। इट इज रिक्वेस्टेड टू स्टे म्यूट प्लीज। महद, अगर आप म्यूट नहीं रह सकते तो बेटे यू कैन लीव। ठीक है, सिमिलरली दूसरी चीज जो है वो ये है कि इसमें बहुत सारी जो रीजंस हैं वो फॉरेन एक्सचेंज रेट्स के लिहाज से भी है। ठीक है, तो अब ये वो कॉन्सेप्ट उन्होंने यहाँ पर डेवलप कर दिया हुआ है कि आपके पास अब कुछ थ्रेट्स भी हैं और कुछ इसमें अपॉर्चुनिटीज भी हैं। थ्रेट्स के लिहाज से अगर मैं बात करूं तो आपकी जो करेंसी, जो आपकी थ्रेटनिंग सिचुएशन है वो ये हो भी सकती है, ये थ्रेट भी हो सकती है। सही है, और यही चीज जो है ये आपके लिए अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है। इट डिपेंड्स कि हाउ यू आर लुकिंग एट। स्लो ग्रोथ है, 2% की ग्रोथ है, तो ये एक तरह की थ्रेटनिंग सिचुएशन है कि यार सिर्फ 2% है तो क्या ये रिकवरेबल होगा नहीं होगा, क्या कंपनी इन्वेस्टमेंट कर पाएगी नहीं कर पाएगी, कंपनी की उतनी नेट सेल्स हो पाएंगी जो टारगेट अचीव कर रहा है नहीं कर पाएगा, तो इस काइंड ऑफ अ कंस्ट्रेनिंग है। ये 2% हो रहा है, शुक्र है रिसेशन से हम बाहर निकल रहे हैं, तो वुड बी एन अपॉर्चुनिटी कि वी आर लेट इट ग्रोइंग एंड ये ऐसा ऐसा ग्रो हो जाएगा तो फ्यूचर के अंदर इट्स 2%, तो दैट्स फाइन एनफ। ठीक है, लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट इज फॉलिंग। अब अनएम्प्लॉयमेंट फॉल करने का जो कॉन्सेप्ट है दैट कैन आल्सो बी एन अपॉर्चुनिटी एंड कुड बी अ थ्रेट। ठीक है,
अब ये डिपेंड कर रहा है कि आपने फॉलिंग अनएम्प्लॉयमेंट रेट को, यानी कि लोगों के पास जॉब्स आ रही हैं, लोगों के पास जॉब्स आ रही हैं, तो अब या तो थ्रेटनिंग सिचुएशन इस तरह से हो जाएगी कि आपका जो अवेलेबल एम्प्लॉई है, सही है, जो वर्कर है, वो आपके लिए जाहिर से थोड़ा सा महंगा हो जाएगा क्योंकि उसकी वेजेस बढ़ जाएंगी। और ये थ्रेट बन गया। अपॉर्चुनिटी इस तरह से है कि अनएम्प्लॉयमेंट इज फॉलिंग, हैज नॉट फॉलन, ठीक है। तो ये इससे अभी अगर डिसीजन ले लिया जाता है तो अभी भी आपको चीज सस्ती ही मिलेगी एज कंपेयर टू अगर आप थोड़ा सा लेट कर लेंगे और इस इकोनॉमिक कंडीशन की जब वो अनएम्प्लॉयमेंट काफी रिड्यूस हो चुकी होगी, अभी तो फॉलिंग पे आ रही है ना कि फॉल हो रही है, ठीक है। इट्स नॉट द फाइनल बॉटम, उन्होंने हिट नहीं मारा कि अनएम्प्लॉयमेंट बिल्कुल ही खत्म हो गई है तो अब लोग महंगे होने शुरू हो गए। तो अगेन इफ यू हैव अ क्विक डिसीजन so you can take a very definite decision. Similarly, अगर हम बात करते हैं in terms of करेंसी के लिहाज से, it could go for opportunity and threat. Opportunity इस सेंस में करेंसी अप्रिशिएट हो रही है, और अगर WSC जो है वो कोई चीजें इंपोर्ट कर रही है तो अप्रिसिएशन की वजह से जो है उसकी वो इंपोर्ट्स जो है वो रिलेटिवली सस्ती होनी शुरू हो जाएगी। और अगर यही WSC जो है वो अगर कंडीशंस के लिहाज से कुछ एक्सपोर्ट कर रही है तो इसी अप्रिसिएशन के अंदर उसका जो कॉन्सेप्ट है ऑफ एक्सपोर्ट महंगी होने का वो सामने आ जाएगा। और फिर उसको ये देखना पड़ेगा कि जो एक्सपोर्ट की जो PED है, सही है, प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड जो है एक्सपोर्ट की, वो तो हिट नहीं कर रही, क्योंकि हो सकता है कि शायद वो इतनी महंगी हो जाए एक्सपोर्ट कि उसकी प्राइस जो हो लोगों के लिए वो एडजस्टेबल ना हो। प्लस आपकी जो डिमांड जो है वो डिफरेंट फ्लक्चुएट करती है, और वो मेनी रीजंस हैं इसके अंदर, और देयर आर मेनी रीजंस। फॉर एग्जांपल एक्सचेंज रेट का, फॉरेन एक्सचेंज रेट जो है, अगेन इट्स कंप्लीट थ्रेट, इट्स नॉट गोइंग टू बी एन अपॉर्चुनिटी, ठीक है, इट्स अ थ्रेटनिंग सिचुएशन। तो अब आपके पास इसमें काफी सारे थ्रेट्स हैं और काफी सारी आपके पास अपॉर्चुनिटीज है। डिपेंड कर रहा है कि आपने किस तरह से अपॉर्चुनिटीज को लेकर चलना है या किस तरह से आपने अब काम करना है, ठीक है। तो करेंसी अप्रिसिएशन जो है वो भी आपके पास है, आपके पास एक्सचेंज रेट जो है वो भी आपको बता दिया गया, उसके ऊपर फॉरेन एक्सचेंज रेट के ऊपर बात आ रही है। सिमिलरली आपके पास जो एक्सपोर्ट्स की वजह से जो आपकी प्राइसेस जो होंगी वो थ्रेटनिंग कंडीशन में चली जाएंगी, और ये देखना है कि आया ये जो ग्रोथ वगैरह है ये ग्रोथ हमारे पास अवेलेबल है या नहीं है, ठीक है। तो अब जरा हम देख लेते हैं इसको किस तरह से लिखना है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये बात करता हूँ इन टर्म्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज के लिहाज से, ठीक है। तो पहली तो हमारे पास ये है कि जी क्योंकि करेंसी डेप्रिसिएशन हो रही है तो चीपर इंपोर्ट्स हो जाएंगी हमारे पास, जो मैंने अभी पहले बात की है, ठीक है। और इससे रॉ मटेरियल जो होगा वो सस्ता हो जाएगा और आपकी प्राइसेस को हम लो कर सकते हैं, और इसमें डेफिनेटली वो वैल्यू एडिशन ज्यादा हो जाएगी कस्टमर के पास, और जो भी कोई आपके एलिमेंट्स हैं उसके अंदर आपका काम जो है वो बेहतर तरीके से हो सकता है, ठीक है। और इसी वजह से जब चीपर इंपोर्ट्स होंगे तो आप और भी चीजें इंपोर्ट कर सकते हैं जो इस WSC के प्रोडक्ट से रिलेटेड हो, ठीक है। सिमिलरली अगर हम बात करते हैं इन टर्म्स ऑफ थ्रेट्स के लिहाज से, ठीक है, तो थ्रेटनिंग के लिहाज से जो है वो एक्सपोर्ट प्राइसेस जो होंगी वो हमारी बढ़ जाएंगी, ठीक है। सिमिलरली हमारे पास जो है अगर करेंसी डेप्रिसिएशन एप्रिसिएशन होती रहती है तो वही बात है, इसमें आपने इसकी जो बात करनी है वो PED ऑफ एक्सपोर्ट्स की बात करनी है, सही है। ये मैं एक्स लिख रहा हूँ, एक्स का मतलब एक्सपोर्ट होता है, एम लिखा जाता है तो एम का मतलब होता है इंपोर्ट्स, ठीक है। इसी तरह से आपके पास एक और जो थ्रेटनिंग सिचुएशन है वो ये है कि जो आपकी जो ये ग्रोथ फैक्टर है जो ऊपर इन्होंने फोरकास्ट दिया है, इकोनॉमिक ग्रोथ जो दी है, ठीक है, इज वेरी स्लो। और स्लो होने की वजह से क्या कंपनी की अपनी सेटिस्फाइजिंग फैक्टर, प्रॉफिट सेटिस्फाइजिंग फैक्टर कंप्लीट हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा, दैट इज अगेन देयर, ठीक है। और सिमिलरली क्योंकि रिकवरी हो रही है, रिसेशन हो रहा है, तो बहुत सारे आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट्स नहीं कर सकते, बहुत सारी आपके पास अपॉर्चुनिटीज होंगी, तो यू हैव टू बी रियली रिलक्टेंट, मे नॉट बी एबल टू टेक चांसेस, ठीक है। ठीक है जी। अपॉर्चुनिटीज में और अपॉर्चुनिटीज क्या है कि हमारे पास स्टिल
ठीक है। एंड देन आपकी जो ओवरऑल जो क्या नाम है इसका, बिजनेस के लिहाज से अगर हम बात करते हैं तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट ये आ जाता है कि जब आप काम कर रहे होंगे इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ के लिहाज से, तो जब आप एक ग्रोइंग फैक्टर में होंगे तो अगेन फोरकास्टेड may be right as well and you can easily grow in future. तो long run जो है it's long run it's a good sign. ठीक है। अब आपको इनमें से जो भी कोई आपने बात करनी है, अब सिंस ये क्वेश्चन जो है ये 10 मार्क का है, ठीक है, और 10 मार्क के लिहाज से मैंने आपको अभी डिस्ट्रीब्यूशन बताई है कि ये डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो 2 3 और इस लिहाज से चलती है। तो अब ये याद रखना कि जब कभी भी क्वेश्चन इस तरह से आइडेंटिफाई कर दे वन अपॉर्चुनिटी वन थ्रेड के लिहाज से, तो इस चीज को प्लीज ज़हन में रखना कि इसकी जो मार्किंग है वो थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती है, और वो डिफरेंट इस तरह से हो जाती है कि दिस बेसिकली गोइंग टू बी कन्वर्टेड इनटू 5 and 5। ठीक है, 5 इज बेसिकली 2 and 3, ठीक है, एंड देन 2 and 3। ठीक है, दिस 2 मार्क, ये जो 2 मार्क है, सही है, ये जो 2 मार्क है ये आपका किस तरह से आएगा, ये आपका आएगा डिफाइन करोगे वो फैक्टर, सही है, और उसको आपने एक्सप्लेन कर डेफिनेशन, ठीक है, और ये जो होगा ये आपका सारा डिफाइन, ठीक है। अब जो आपके पास 3 नंबर आए हैं ना, ये 3 नंबर जो है, नाउ दीज 3 नंबर्स रिक्वायर अ गुड एक्सप्लेनेशन। ठीक है, अब आपको थोड़ी सी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन लिखनी होगी, और डिटेल एक्सप्लेनेशन का मतलब ये है कि अब आपको चीजों को समझाना पड़ेगा इन मोर लाइक लिंक्स विद एग्जांपल्स के थ्रू आपको समझाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर अब आपकी वो डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन यहाँ पर एग्जिस्ट कर, सही है, इट्स नॉट जस्ट अ लाइन और टू, इट्स बेसिकली गोइंग टू बी अ 3-4 लाइन गुड एक्सप्लेनेशन कि व्हाट रियली इज गोइंग टू हैपन, लिंक्ड वाली बात करते हैं। ठीक है, सो दिस इज बेसिकली हाउ यू हैव टू डील विद। ठीक है, तो अब अगर ये देखा जाए तो हमारे पास एक पैराग्राफ, अब इसलिए डायरेक्टली हम लोग पैराग्राफिंग के अंदर जाते हैं तो हम लोग जो है वो बहुत ज्यादा उसकी तरफ जाएंगे कि थ्रेट में अगर मैंने एक्सचेंज रेट लिखा है तो व्हाट एक्सचेंज रेट इज, अगर मैंने स्लो ग्रोथ लिखी है तो व्हाट ग्रोथ इज, अगर मैंने ये लिखा है कि रिस्क चांसेस नहीं हो सकते तो व्हाट आर द रिस्क इन्वॉल्व, अगर मैं अपॉर्चुनिटी की बात कर रहा हूँ और मैं कहता हूँ कि जी वेजेस जो अनएम्प्लॉयमेंट जो वो गिर रही है, जिससे तो पहले बताऊंगा कि अनएम्प्लॉयमेंट का क्या मतलब होता है, और अगर मैं ये बात कर रहा हूँ कि जी इनकी इंपोर्ट्स जो होंगी वो सस्ती हो जाएंगी तो इंपोर्ट्स सस्ती होने से क्या मतलब है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ठीक है, सो जब मैं ये बात कर रहा हूँ तो अब इसका जो मेरे पास जो स्ट्रक्चर बनेगा वो इट्स गोइंग टू बी जस्ट 2 पैराग्राफ थिंग, क्योंकि एक पैराग्राफ इज गोइंग टू बी 5 मार्क एंड द अदर वन इज 5 मार्क। ये व्हेन इज गोइंग टू हैपन, when the question clearly states one advantage या one disadvantage या one या two advantages या इस तरह की कोई चीज बात की जाए। ठीक है, so it's going to be a paragraph 1, सही है, with respect to WRT, with respect to, सही है, and then there is going to be paragraph number 2, ठीक है। और अगर आप लोगों को मैं बताऊं तो अगर आप ये सब चीजें, ये जो सब चीजें हैं, अगर आप इन सब चीजों को एक साथ अरेंज करके
आप समझाना शुरू कर दें इस पूरे चीज को, जिसको मैं ग्रीन कर रहा हूं, इस पूरी चीज को अगर आप पूरे एक साथ समझाना शुरू कर दें, सो दिस इज गोइंग टू बी अ डिटेल्ड एनालिसिस। ठीक है, डिटेल्ड एनालिसिस का हमेशा मतलब ये होता है कि 2-3 पॉइंट्स को मिलाकर उनकी एनालिसिस साथ कर दीजिए, उन सबको समझाना शुरू कर दीजिए। और अगर मैं डिटेल थ्रेड्स के लिहाज से बात कर रहा हूं, तो मैं इन सब चीजों को एक साथ ज्वाइन करके मैं इन सब चीजों को एक साथ समझाना शुरू कर दूं। ठीक है, तो जब मैं इस पूरी चीज को, पूरी कंडीशन को समझाऊंगा, तो दिस इज गोइंग टू बी अ डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। सही है, और जब मैं वो ग्रीन वाले एरिया को समझाऊंगा, इज गोइंग टू बी कंप्लीटली डिटेल्ड अपॉर्चुनिटी। ठीक है, तो इस चीज को प्लीज ध्यान में रखना कि ये चीज भी दुनिया में एग्जिस्ट करती है। फाइन, सो दिस इज हाउ वी आर डन विद नवंबर के पेपर्स। और नवंबर के पेपर्स के अलावा जो हमारे पास जो अगला पेपर जो है, दिस इज आर जून। और जून के लिहाज से जो हमारे पास पहला क्वेश्चन है, उससे 31 मिस हो गया। ओके, चलिए कोई बात नहीं, 31 मिस हो गया मुझसे। दिस इज 31। सही है, दिस इज जून 31। ठीक है, ओके जी, अगेन द सेम रेफरेंस गोज ओवर देयर कि हमारे पास जो काम करने के लिहाज से जो हम चीजें देख रहे होते हैं, तो हमारे पास कंपनीज जो हैं वो अपने आप को तेज करने की कोशिश करती हैं, और जब वो तेज करती हैं तो वो कंप्यूटर का इस्तेमाल करती हैं, और जब वो कंप्यूटर का इस्तेमाल करती हैं तो उसमें ये जहन में रखें कि हमारा जो काम है, जब वो कंप्यूटराइज्ड होता है, एक तो उसकी स्पीड तेज हो जाती है, और एक उस पर कोऑर्डिनेशन बेहतर हो जाता है। और जब वो स्पीड तेज होता है और कंपनी एक तरह से किसी कंप्यूटराइज्ड बिजनेस के अंदर जाना चाहती है, तो वहां पर वो इस्तेमाल करती है ईआरपी का। ठीक है, तो ये ईआरपी जो है, ये एक तरह का कंप्यूटराइज सिस्टम है जो कंपनी के तमाम तर ऑपरेशंस को एक तरह से ओवरलुक कर रहा होता है या मॉनिटर कर रहा होता है। और ये समझ लो कि इट्स जस्ट लाइक के जैसे आप ने अपने मोबाइल फोन के अंदर आप गूगल अर्थ ओपन करते हो या मैप्स ऑन करते हो, तो उसके लिहाज से जो चीजें आपको जितने आसानी से नजर आ रही होती हैं, वो तमाम तर चीजें जो है वो एक तरह की ईआरपी ही रेफरेंस चल रही होती है, कि वो इतना ज्यादा कीनली, इतना ज्यादा क्विकली और इतना ज्यादा एक्यूरेटली वो आपको इंटरप्रेट कर रहा होता है, क्योंकि गूगल पे आपको अपनी एग्जैक्ट लोकेशन भी नजर आ रही होती है, आपको गाड़ी की स्पीड भी पता चल रही होती है। ठीक है, आपको आगे की इंफॉर्मेशन मिल रही होती है, तो इट्स बेसिकली अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट यू कैन विद जंप इन विद। ठीक है, तो जब आप ईआरपी के लिहाज से बात करते हैं, तो ये एक तरह का डेडिकेटेड सॉफ्टवेयर होता है जो कंपनी के डिफरेंट ऑर्डर्स को, मटेरियल्स को, डिस्ट्रीब्यूशन को काम करता है। प्लस इसके थ्रू जो है वो इन्वेंट्री की जो कॉस्ट होती है वो बहुत कम हो जाती है, क्योंकि आप सिर्फ और सिर्फ उतनी ही रिक्वायर्ड करते हैं जैसा आपको जरूरत होती है। पूरी इन्वेंट्री मैनेजमेंट आपकी बहुत अच्छे तरीके से हो जाती है। आपका जो वेस्ट मैनेजमेंट है वो बहुत बेहतर तरीके से हो जाता है। यू नो कि कितना स्टॉक कहाँ कितने अरसे में एक्सपायर होने वाला है, तो वेस्टेजेस आपके पास नहीं होती। यू कैन ब्रिंग इन राइट टाइम के ऊपर, उनके ऊपर कोई ऑफर्स वगैरह लेकर आ सकते हैं, यू कैन कंज्यूम दैट नियर टू एक्सपायर जो रॉ मटेरियल होता है उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं, तो आपकी वेस्टेजेस कम हो जाती हैं। प्लस जब आप ईआरपी के लिहाज से बात करते हैं, तो आपकी ओवरऑल जो जो कैपेसिटी है, सही है, कि आप कितना प्रोड्यूस कर सकते हैं, आपके पास कितना हिस्सा है, कितना मार्जिन है आपके पास और प्रोड्यूस करने का, कौन सी शिफ्ट में क्या चीजें प्रोड्यूस हो रही हैं, कहाँ पर वी कैन पुट मोर बर्डन टू मीट द रिक्वायरमेंट्स, तो वो चीजें सारी बेहतर हो सकती हैं। सिमिलरली जब आप ईआरपी के ऊपर होते हैं, तो आप बहुत ज्यादा कॉस्ट कंट्रोल की तरफ चले जाते हैं। यू रियली नो व्हेन where the cost is happening, where the cost is absorbed, how each cost center is performing, and how each profit center is reflecting their responses. ठीक है, तो then you can easily adjust the cost management as well. ठीक है, तो इसी तरह से आपके पास जो डिमांड है, उस डिमांड को भी आप बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। सिंस इट्स अगेन अ क्वेश्चन ऑफ एनालाइज कीवर्ड, सिंस अगेन इट्स अ कीवर्ड ऑफ एनालाइज एंड द एडवांटेजेस, सो अब इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, इट रिमेन्स सेम थिंग, कि अगर मैं ईआरपी की बेनिफिट्स के लिहाज से बात करता हूं, ठीक है,
तो नंबर वन, मेरे पास एक जो पहला बेनिफिट जो मुझे मिल सकता है वो इन्वेंट्री कंट्रोल है। ठीक है। नंबर टू जो मुझे इसमें फायदा मिल सकता है दैट इज वेस्ट मैनेजमेंट है। ठीक है। तीसरा जो मुझे फायदा जो मुझे मिल सकता है वो कोऑर्डिनेशन बिटवीन डिपार्टमेंट्स। चौथा जो मुझे एक और फायदा नजर आ सकता है वो ये है कि मैं कॉस्ट इफेक्टिवनेस अप्लाई कर सकता हूं in according to सप्लाई परफॉर्मेंस। ठीक है। नंबर फाइव, मेरे पास एक और जो फायदा है वो मुझे जो ड्यूटीज या जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज या जो जॉब्स हैं वो मैं सही तरीके से लगा सकता हूं। तो आई नो कि जो एलोकेशन ऑफ ड्यूटीज हैं, ठीक है, और इसके अंदर जॉब डुप्लीकेशन कॉन्सेप्ट फिर नहीं आता। सिमिलरली यही वो चीज है जो आपको फोरकास्ट करने में भी मदद देगी, फोरकास्ट डिमांड। तो यस, आपके पास ये पुराने डेटा देखकर आपको बेहतर तरीके से कर सकती है। एंड सेवंथ वन जो मैंने पहले ही बात की थी व्हिच आई रियली लाइक कि आप अपने आंसर में इस्तेमाल करें, दैट इज द कैपेसिटी यूटिलाइजेशन कॉन्सेप्ट। ठीक है। तो अब ये जो भी कोई है, आपके पास इतने सारे फायदे आ गए ईआरपी के। तो इन ईआरपी के फायदों में से अब आपने अगर इन टर्म्स ऑफ आंसर पैटर्न के लिहाज से बात करें तो इट्स अ प्रीटी सिंपल वन। इसमें कोई इतनी ज्यादा दो राय नहीं है। ये बिल्कुल पहले जिस तरह से हम लोगों ने इसका आंसर पैटर्न लिखा हुआ है उसी तरह से इसका भी आंसर पैटर्न आएगा। ये पैराग्राफ वन जो होगा उसके अंदर हम लोगों ने लिखनी होगी डेफिनेशन, and there is no however in it। ठीक है, प्लीज ज़हन में रखना, there is no conclusion, there is no however, there is no disadvantage unless and until the question says। ठीक है। benefit one, link with case, explain। paragraph 2 3, benefit 2, link with case, explanation। और paragraph 4, benefit 3, there is no conclusion in it। ठीक है। तो ये एक क्वेश्चन, तो इट्स काइंड ऑफ अ थिंग जो हम बहुत सारे 10 मार्क के क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये कि इट्स ऑलवेज बिन द कॉन्सेप्ट के आप जब काम कर रहे हो तो उसमें आपने क्वेश्चन के लिहाज से देखना है कि क्वेश्चन के अंदर क्या क्या चीजें गिवन है और उसमें से क्या क्या चीजें हम निकाल सकते हैं। जो चीजें हम निकाल सकते हैं हम उसको इस्तेमाल कर लेंगे और इस्तेमाल करके जो है हम बेहतर तरीके से उसे लिखना शुरू कर देंगे, लेकिन मोर देन रिक्वायर्ड करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। अजय जी, अगला क्वेश्चन आ गया। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन ये मुझे थोड़ा सा अच्छा इसलिए लगा क्योंकि इसने ओरिजिनली यहाँ पर कीवर्ड थोड़ा सा चेंज हो गया। और पहला तो कीवर्ड हमारे पास यही है जो पहले से चलता आ रहा है, दिस इज अगेन द एनालाइज कीवर्ड, लेकिन आप इसने यहाँ पे लिख दिया इम्पैक्ट। ठीक है। और इम्पैक्ट जब कभी लिखा जाता है तो ये याद रखना कि इम्पैक्ट की तीन फॉर्म्स होती है। ठीक है, तीन फॉर्म्स है इम्पैक्ट की। पहली फॉर्म जो है वो ये है कि आप तीन नेगेटिव लिख सकते हैं। सही है। आप जो है वो तीन पॉजिटिव लिख सकते हैं चाहे तो, इनफैक्ट। सही है। आप चाहें तो दो पॉजिटिव एंड वन नेगेटिव लिख सकते हैं। ठीक है। और इवन अगर आप चाहें, ठीक है, तो आप दो नेगेटिव एंड वन पॉजिटिव लिख सकते हैं। ये टोटली आपके ऊपर है, हाउ यू आर कंडीशनिंग द सिचुएशन।
ठीक है, तो ये ज़हन में रखो कि आपके पास जब कभी भी इम्पैक्ट की बात आती है ना, इट कुड बी ऑल पॉजिटिव ऑल नेगेटिव एंड सो ऑन सो फोर्थ, लेकिन इसमें एकदम से आगे जाके उसने कह दिया, एकदम से उसने आगे जाके कह दिया कि दो। ठीक है, तो अब ये जो ऊपर की डेफिनेशन जो बनी है ना, ये सारी डेफिनेशन के अंदर थोड़ा सा चेंज आ गया। अब ये खत्म हो गया जो मैंने शुरू में ही बात की थी कि दो ही होती है। ठीक है जी, तो अब क्या चेंज आ गया कि जी आप चाहे तो दोनों नेगेटिव लिख दें, आप चाहे तो दोनों पॉजिटिव लिख दें, आप चाहे तो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। अब वो तीसरा वाला एलिमेंट खत्म हो गया ना, जो उसके लिहाज से आ रही, ठीक है, डिफरेंट कर रहा। तो अब यही इसमें भी आपके पास, क्योंकि नीचे एक मैंने पैराग्राफिंग थोड़ी सी कर दी है, क्योंकि ये उसमें ताकि समझ आ जाए कि किस तरह से एक इम्पैक्ट आ रहा है, इकोनॉमिक चेंजेस वगैरह आ रहे हैं। तो एनालाइज द इम्पैक्ट ऑन एनोला ऑफ टू चेंजेस इन द इकोनॉमिक एनवायरनमेंट इन कंट्री क्यू। ठीक है, अगेन दो है, जब दो की बात आ जाती है तो पहले हमने बात की भी है एक एडवांटेज एक डिसएडवांटेज के साथ। तो इस 10 मार्क की जो डिस्ट्रीब्यूशन होगी, वो इस 10 मार्क की डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से होगी कि ये एक बनेगा 5 मार्क का और एक पॉइंट बनेगा 5 मार्क का। ठीक है, ये बनेगा 2 और देन ये 3, फिर ये बनेगा 2 और ये बनेगा 3। ठीक है, 2 3 के लिहाज से बात होगी। और 3 का मतलब क्या है, जब 2 3 का वाला फैक्टर बनता है तो इस 3 का मतलब जो है वो ये है कि यहां पर अब आपको देनी है डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। ठीक है, तो ये जो चीज आपकी बनेगी, दिस इज नोन एज योर डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। ये और ये दोनों मिलाकर दीज आर नोन एज योर डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। सही है, तो इस चीज को जहन में रखें। अच्छा जी, जो कोई भी हमारे पास कंडीशन आई है, अब इकोनॉमिक कंडीशन देख लेते हैं। द इकोनॉमिक कंडीशन, द इकोनॉमिक एनवायरनमेंट इज चेंजिंग इन कंट्री क्यू, अनएम्प्लॉयमेंट हैज डिक्रीज्ड। ठीक है जी, अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो डिक्रीज हो रही, decrease to 3.8%. Economic growth is forecasted average 5% year in next 3 years. और याद रखो इसे कीवर्ड लिखा हुआ है फोरकास्ट। दिस फोरकास्ट मींस तुक्का, एंड तुक्का मींस गलत भी हो सकता है। ठीक है, सो वी कैन व्हेन वंस वी आर एनालाइजिंग दिस एस्पेक्ट, तो डिटेल जब एनालिसिस चल रहा होगा तो उसमें हम लोग ये बात कर सकते हैं कि ये फोरकास्ट कितनी एक्यूरेसी के साथ किया जा रहा है। ठीक है, तो अगर ये बहुत ज्यादा एक्यूरेटली है तब तो हम इसको मानने के तैयार हैं, लेकिन अगर ये बहुत अच्छे तरीके से नहीं किया गया है तो डेफिनेटली देयर इज गोइंग टू बी अ सीरियस कंसर्न। द गवर्नमेंट इज कंसर्न्ड अबाउट द थ्रेट ऑफ इन्फ्लेशन एंड इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज द इंटरेस्ट रेट बिफोर 2022। ओके जी, अब जो प्रॉब्लम आनी शुरू हो रही है वो ये है कि थ्रेट ऑफ इन्फ्लेशन आ रहा है और इंक्रीज इन इंटरेस्ट रेट आ रहा है 2022 से पहले पहले, यानी कि 21 में अगर केस स्टडी आई भी है तो दे हैव वेरी लेस टाइम टू टेक द डिसीजन। ठीक है, नंबर 3, कंट्री क्यू हैज एन appreciating appreciating exchange rate and this expect to continue over next 2 years। यानी कि अभी भी एप्रिसिएशन हो रही है। अगेन वही बात आ जाएगी जो हमने लास्ट उसमें भी मैक्रो इकोनॉमिक वाले में भी की है कि अगर एक्सचेंज रेट बढ़ रहा है तो एप्रिशिएट हो रहा है, तो एप्रिसिएशन का मतलब ये है कि आपकी एक्सपोर्ट्स जो होंगी सस्ती होंगी। अब इनोला जो भी प्रोडक्ट बना रहे हैं, इनके लिए ये देखना है कि अगर ये लोग इम्पोर्ट कर रहे हैं तो सस्ती हो जाएगी। वही वाला एनालिसिस दोबारा आ गया जो पहले हमने किया था। ठीक है, और लेकिन ये 2 साल तक हो रहा है, तो इसका मतलब अभी भी एक्सपोर्ट महंगी होगी, फिर अगले साल और महंगी होगी, फिर अगले साल और महंगी होगी। सेम गोज, इंपोर्ट्स और सस्ती होंगी और सस्ती होंगी, तो और ज्यादा सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल होने के चांसेस हैं। ली चुन हैज आस्क्ड हर फाइनेंस मैनेजर टू इवैल्यूएट दीस चेंजेस माइट अफेक्ट इनोला। ठीक है, तो इसमें उन्होंने बात की है। तो अब यही बात दोबारा आ रही है कि आपके पास जो अनएम्प्लॉयमेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो भी बता दिया है, इकोनॉमिक ग्रोथ का कॉन्सेप्ट है वो भी बता दिया है, इंटरेस्ट रेट्स का आ गया है वो भी आ गया है, आपके इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स के लिहाज से बात आ गई वो भी इस पे गिवन है। तो ये तमाम तर चीजें जो हैं दीज आर ऑल देयर, जिसके लिहाज से शायद अब बिजनेस को थोड़ा सा मसला आना शुरू हो। ठीक है, तो अनएम्प्लॉयमेंट जो है, अब इसके लिहाज से अगर हम पॉइंटर्स के लिहाज से अगर हम बात करते हैं तो पहला पॉइंटर तो इसके अंदर ये बन जाता है कि जी अनएम्प्लॉयमेंट क्यों गिर रही है, रिड्यूस हो रही है। ठीक है, तो इससे होगा क्या कि डिफिकल्ट टू फाइंड
ठीक है, और इससे आपको ज्यादा वेजेस देनी पड़ेंगी एंड सो ऑन एंड सो हाई वेजेस वगैरह, ठीक है। नंबर टू, इनोला का जो है वो एक्सपेंशन प्रोग्राम है, तो एक्सपेंशन जो है डेट ओरिएंटेड, क्योंकि इंटरेस्ट रेट जो है वो थ्रेट बढ़ रहा है, इन्फ्लेशन हो रही है, इंटरेस्ट रेट बढ़ने की कोशिश हो रही है, तो अगर ग्रो करना है तो डेफिनेटली इज गोइंग टू बी देयर। अब ग्रो करने का हरगिज मतलब ये नहीं है कि आपने बैंक लोन ही देना है, हो सकता है आपने मशीनरी लेनी हो, लीजिंग के लिए मशीनरी लेनी हो, लैंड रेंट पे लेना हो, तो जब इन्फ्लेशन लगेगा तो लैंड का रेंट भी ज्यादा हो जाएगा, ठीक है, मशीनरी की किस्त भी महंगी हो जाएगी, ठीक है, और जो बैंक लोन होगा उसका इंटरेस्ट भी महंगा हो जाएगा, तो हर चीज महंगी हो जाएगी, ठीक है। सिमिलरली जो आपके पास एक और चीज जो है वो इकोनॉमिक ग्रोथ जो है, हमने कहां पर बात की थी इकोनॉमिक ग्रोथ, या एवरेज जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो 5% जो है इंक्रीज हो रही है, तो इकोनॉमिक ग्रोथ के होने की वजह से लोगों की जो डिस्पोजेबल इनकम है वो इंक्रीज कर रही होगी, तो एनोला के पास जो है चांसेस हैं कि वो ज्यादा अच्छी कॉस्ट इफेक्टिव, अगर वो प्रीमियम प्राइसेस के साथ वो काम कर सकें तो वो चीजें बेच सकते हैं, ठीक है। सिमिलरली आपके पास जो एप्रिसिएशन ऑफ करेंसी है वो आपकी एक्सपोर्ट्स becomes expensive, सही है, एंड इंपोर्ट्स become cheaper। तो ये केस स्टडी पढ़ने के बाद समझ आएगा कि ओवरऑल करना कैसा है। अगेन द सेम थिंग हैपेंस कि यू नीड टू ब्रिंग इन ओनली टू चेंजेस, वो दोनों नेगेटिव भी हो सकते हैं, वो दोनों पॉजिटिव भी हो सकते हैं, एक पॉजिटिव नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन व्हेन एवर यू आर ब्रिंगिंग इन, इनमें से जो भी, मैंने 4 पॉइंट्स आपको लिखवा दिए, ठीक है, अब 4 में से जो 2 पॉइंट आप सिलेक्ट कर रहे हो बाकी 2 को उनके साथ कनेक्ट करो, कनेक्ट करके ना एक डिटेल्ड एनालिसिस बन जाएगा, डिटेल्ड एनालिसिस इज द रिक्वायर्ड व्हेनेवर देयर आर टू, ठीक है। हम डिटेल एनालिसिस जब कभी भी हमें करना होता है ना, हमेशा याद रखो कि मैं टर्मिनोलॉजी आगे जाके इस्तेमाल करूंगा, डिटेल्ड एक होता है एनालिसिस, एक होता है डिटेल्ड एनालिसिस। डिटेल्ड एनालिसिस का मतलब ये है कि आप 2 पॉइंट्स को मिलाकर उनको एनालाइज कर रहे हैं, यानी कि एक पॉइंट को समझाते हैं, सही है, समझाने के बाद उसका कनेक्शन बनाते हैं दूसरे पॉइंट के साथ और उसको फिर फर्दर आगे समझा देते हैं। तो जैसे इंटरेस्ट रेट को समझाना शुरू किया, तो इंटरेस्ट रेट के बढ़ने की वजह से जो है वो लोन्स महंगे हो जाएंगे, और लोन्स महंगे होने की वजह से जो है वो कंपनी जो होती है वो रिलक्टेंट हो जाएंगी इन टेकिंग द लोन्स, क्योंकि उनकी कॉस्ट ऑफ बाइंग बढ़ जाएगी, और उनको उससे उतने उसी लिहाज से जो है उनको प्रॉफिट मार्जिन को भी मेंटेन करना पड़ेगा। तो दिस इज बेसिकली गोइंग टू बी अ काइंड ऑफ अ थ्रेटनिंग सिचुएशन, नेगेटिव इफेक्ट, सही है। और ये क्यों किया जाए, क्योंकि इन्फ्लेशन की एंटिसिपेशन आ रही है कि इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा हो रही है, और इन्फ्लेशन का ज्यादा होने की वजह से गवर्नमेंट जो है वो कंट्रोल की तरफ जाती है। जब मैंने ये पूरी बात एक इंटरेस्ट रेट से इन्फ्लेशन और इन्फ्लेशन को आगे लेकर चला गया हूं मैं बात करने के लिए, या पहले इन्फ्लेशन की बात की, बाद में मैंने इंटरेस्ट रेट की बात की, इन दोनों को कनेक्ट कर दिया मैंने, तो ये मेरा अब एक डिटेल्ड एनालिसिस बन चुका है, सही है। तो जब कभी भी आपके पास इस तरह से 2 पॉइंट्स के बारे में बात है, एक एडवांटेज एक डिसएडवांटेज, या एक अपॉर्चुनिटी या एक थ्रेट, या 2 इम्पैक्ट्स के बारे में बात आ रही हो, तो याद रखो आप निकालो 4, सही है, और दो दो को आप मिलाकर एक डिटेल एनालिसिस करना शुरू करो, ठीक है। सो इसके लिहाज से अगर हम बात करते हैं इन टर्म्स ऑफ पैराग्राफिंग के लिहाज से, ठीक है, तो पैराग्राफिंग के अंदर हमें 15 2 के लिहाज से बात है, तो जो भी कोई आपने कीवर्ड के लिहाज से हमने बात करनी है, डेफिनेशन चलेगी उसके साथ, ठीक है, और उसके साथ साथ जो है डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक फैक्टर। अब वो इकोनॉमिक फैक्टर जो है वो एप्रिसिएशन ऑफ करेंसी भी हो सकती है, वो जो है वो इकोनॉमिक ग्रोथ भी हो सकता है, वो आपका जो है ग्रोथ भी, एक्सपेंशन ग्रोथ भी हो सकती है, वो आपकी अनएम्प्लॉयमेंट भी हो सकती है, जिसको भी आपने करना है वो यहाँ पर आपके पास है। फिर उसके बाद आपने इसके साथ इसका करना है इसका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन, ठीक है। देन सेम गोज विद पैराग्राफ नंबर 2, ठीक है, डेफिनेशन,
ठीक है जी। तो दिस इज हाउ इट्स गोइंग टू बी अ 2 पैराग्राफ एलिमेंट। चाहो तो आप इसको अलग-अलग 4 पैराग्राफ कर लो कि सर डेफिनेशन में पहले एक में समझा दूंगा, फिर मैं दूसरे में पैराग्राफ में समझा दूंगा। पैराग्राफिंग करना इज गुड, ठीक है, और ना करो तब भी नंबर नहीं कटते, कर लो, दिखने में आंसर थोड़ा सा बेहतर लगता है, ठीक है जी। अच्छा, सेम गोज विद दिस थिंग अगेन। अब यहाँ पर मैं आई जस्ट गो क्विकली ऑन दिस क्वेश्चन क्योंकि वी ऑलरेडी हैव डन अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस। तो अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करता हूँ, अगेन द कीवर्ड इज देयर, एनालाइज एंड द अपॉर्चुनिटीज, ठीक है, एसबीसी ऑन द करंट इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ कंट्री एक्स। तो अपॉर्चुनिटीज जो है वो आपके पास, ये जो आपके पास पूरा पूरा डेटा गिवन है, इसमें से आप पढ़कर अपॉर्चुनिटीज निकाल सकते हैं। क्योंकि इसने ओपन कर दिया है तो यू हैव टू ब्रिंग एटलीस्ट 3 अपॉर्चुनिटीज, ठीक है। और जो भी कोई अपॉर्चुनिटी है, फॉर एग्जांपल अगर इसने यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो बढ़ रही है, जैसे इकोनॉमिक ग्रोथ यहाँ पर लिखा हुआ है, ये रहा इकोनॉमिक ग्रोथ जो लिखा हुआ है, हैज बीन देयर फॉर 3%, ठीक है। और ये जो है लेबर इंटेंसिव काम हो रहा है, या आपके जॉब जो है वो ज्यादा निकल रही हैं, तो ये जो कुछ भी इसमें लिखा हुआ है, इसके लिहाज से इस चीज को जहन में रखें कि आपके जो भी कोई आपने अपॉर्चुनिटी इसमें से सिलेक्ट करनी है, उनको आपने स्टेट करना है, डिफाइन करना है, स्टेट करना है, और उसके आगे आपने आगे लेके चलना है। तो इट्स द सेम थिंग जो हम पहले भी बात कर चुके हैं, इट्स गोइंग टू बी अ प्रीटी सिंपल थिंग। डिफाइन करेंगे उस चीज को, और उसकी एक्सप्लेनेशन देंगे, और उसको लिंक करेंगे और उसकी एक्सप्लेनेशन देंगे, ठीक है। 3 फैक्टर्स के साथ आपने बात करनी है। तो पहले पैराग्राफ में हम अगर डेफिनेशन की बात करते हैं, तो वी कैन ब्रिंग इन डेफिनेशन ऑफ व्हाट इकोनॉमिक इन्वायरमेंट इज, ठीक है, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट इज, इसको हम डिफाइन कर सकते हैं, और जिसमें हम इसके जो रेफरेंस फैक्टर्स जो इसमें लिखे हुए हैं वो हम बात कर सकते हैं, और फिर हम एक एक करके हर एक पैराग्राफ के अंदर बात करना शुरू करेंगे। तो अगेन द फॉर्मूला रिमेन्स द सेम, इसमें कोई इतना मसला नहीं है। अब एक बच्चा शायद ये कहे इसके अंदर, सर मैं इकोनॉमिक एनवायरनमेंट की डेफिनेशन क्या लिखूं, मैं माइक्रो इकोनॉमिक की बात कर लूं, या मैं ऐसा, अगर आप इस तरह की कंफ्यूजन के अंदर हैं, तो जिस टर्मिनोलॉजी का आप इफेक्ट बता रहे हैं, जैसे आप इकोनॉमिक ग्रोथ का बता रहे हैं, जैसे आप अनएम्प्लॉयमेंट का बता रहे हैं, जो भी इसमें गिवन है, ठीक है, तो उसके लिहाज से आपने उसको डिफाइन करना है, ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट को डिफाइन कर दें, एक्सचेंज रेट को डिफाइन कर दें, ग्रोथ को डिफाइन कर दें, ठीक है, डिफाइन करें, और फिर उसका आप इफेक्ट बताना शुरू करें। दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू डू, सही है। तो इसका आंसर पैटर्न रिमेन्स अगेन द सेम। You have to bring in like 3 paragraphs, at least 3 paragraphs, जिसमें definitions के साथ आपने point raise करके उसको explain करना है, और the same goes over there, ठीक है जी। तो अगर मैं इसके आंसर के लिहाज से पैराग्राफिंग की बात करूं, तो ठीक है, so this is basically how you just going to deal with this thing. Fine. And then we have like another question, again the same thing. अब उसने यहाँ पर जो है वो इंटरेस्ट रेट से रेफरेंस करके बात कर ली। हम वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट मोर ऑफ इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, जो 2021 के अंदर ज्यादा जो क्वेश्चंस है वो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में से आए हैं, ठीक है। तो एक तरह से टॉपिक भी रिवाइज हो गया और काम भी हो गया। अब ये क्वेश्चन हमारे पास आ गया है, अगेन द कीवर्ड इज सिचुएशन, दिस, एंड दिस इज बेसिकली हाउ। हाउ का बेसिक मतलब है कैसे होगा, यू हैव टू डील विद कि किस तरह से चीज को समझाना होगा, किस तरह से चीजें अफेक्ट करेंगी। माइट बी अफेक्टेड बाय इंक्रीज इन इंटरेस्ट रेट्स इन यूरोजोन, ठीक है। एनालाइज हाउ टीटी माइट बी अफेक्टेड। अफेक्टेड का मतलब ये है कि अब ये इफेक्ट नेगेटिव भी हो सकता है, ये पॉजिटिव भी हो सकता है, और इसमें हमारे पे फिर वो 3 चीजें आ जाएंगी, ठीक है। यानी अब क्योंकि इसने यहाँ पर नहीं लिखा हुआ कि आपने कितने पॉइंट्स लिखने, तो इट कुड बी लाइक 4 ऑप्शंस फॉर यू, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 3 पॉजिटिव इफेक्ट्स बता दें, ऑप्शन नंबर 2 3 नेगेटिव इफेक्ट्स बता दें, ऑप्शन नंबर 3 2 पॉजिटिव और 1 नेगेटिव बता दें, सही है। एंड दिस यानी ये 1
नेगेटिव पॉजिटिव और 2 नेगेटिव बताना। ठीक है, जो भी बताएं आपकी मर्जी। ठीक है, और यहाँ पर जो डेफिनेशन जाएगी वो किस चीज की डेफिनेशन जाएगी, वो डेफिनेशन जाएगी आपकी इंटरेस्ट रेट, व्हाट इंटरेस्ट रेट्स आर, और उसके लिहाज से आपने 3 पॉइंट्स अब निकाल रहे हैं, फिर 3 पॉइंट किस तरह से अफेक्ट करेंगे। एक पॉइंट तो इसका ये हो सकता है बड़े आराम और सुकून से कि जी आपका इंटरेस्ट रेट जो है अगर वो इंक्रीज हो रहा है तो आपकी जो परचेजिंग पावर है वो आपकी रिलेटिवली कम हो जाएगी, क्योंकि अब आपको ज्यादा महंगा लोन मिल रहा है, और शायद वो यूरो जोन में जाने के लिहाज से उनकी जो ओवरऑल लोन लेने की कैपेसिटी है, जो उनकी इंटरेस्ट लेने की कैपेसिटी है, वो रिलेटिवली कम हो जाए। इंटरेस्ट रेट बढ़ने से एक और जो इफेक्ट पड़ सकता है वो ये कि कंज्यूमर्स जो हैं इंस्टेड ऑफ बाइंग और स्पेंडिंग दे स्टार्ट सेविंग। ठीक है, और इस चीज को भी जहन में रखना है कि बिजनेस जो है वो डेफिनेटली इस तरह की कंडीशन में नहीं आता कि कंज्यूमर जो है वो अपने पैसे बचाए और खर्च ना करे, तो उसे सेल्स ही कर जाएंगे, सिंपल सी बात है। एंड थर्ड थिंग इज दिस कि जब कभी इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा होता है तो इंटरेस्ट रेट बढ़ने का मतलब क्या है, कि इंटरेस्ट रेट बढ़ने का मतलब ये कि इकोनॉमी के अंदर इन्फ्लेशन पहले से रेजिस्टेंट है, और वो इन्फ्लेशन बेसिकली आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के ऊपर भी आ रही है। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी अफेक्ट हो रही होती है, तो देयर कुड बी लाइक 3 डिफरेंट एलिमेंट्स जो मैंने आपको बता दिए, और उस लिहाज से आप इसमें बात कर सकते हैं। सो अगेन टोटली डिपेंडेंट कि आप वो तीनों पॉजिटिव की तरफ लेके जा रहे हो, तीनों नेगेटिव की तरफ लेके जा रहे हो, 2 पॉजिटिव 1 नेगेटिव, लेकिन होने 3 पॉइंट चाहिए। सही है, इसका मैं पैटर्न नहीं लिख रहा क्योंकि इसका पैटर्न रिमेन्स द सेम थिंग हैपेंस। डेफिनेशन से स्टार्ट करोगे, 3 पैराग्राफ्स बाद में बनेंगे। इफेक्ट 1 उसके लिंक, एक्सप्लेनेशन, इफेक्ट 2 लिंक, उसकी एक्सप्लेनेशन, इफेक्ट 3 उसका लिंक एंड एक्सप्लेनेशन, अलग-अलग पैराग्राफ्स के अंदर, तो इट रिमेन्स द सेम थिंग। The last question we have is about the benefits, ठीक है, of continuous centralized structure। ठीक है, अब वो जो हमने डिसेंट्रलाइज का पहला क्वेश्चन किया था, ये सेंट्रल है, इसका मतलब वाइस वर्सा है, उसके जो फायदे हैं इसके नुकसान। ठीक है, तो अगेन द सेम थिंग हैपेंस कि आपके पास अब बेनिफिट्स की बात आ गई है, तो 3 बेनिफिट्स हमने सेंट्रलाइज के बताने, और सेंट्रलाइज का फायदा सबसे बड़ा ये होता है कि जो उनके पास कंट्रोलिंग है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है। सेंटर के पास जो बोर्ड है उसके हर तरह की कंट्रोलिंग होती है, और जब उसके पास हर तरह की कंट्रोलिंग होती है देयरफॉर वो बहुत अच्छे तरीके से हैंडल कर सकता है चीजें। ठीक है, सिमिलरली अगर हम बात करते हैं इन टर्म्स ऑफ सेंट्रलाइज्ड स्ट्रक्चर्स के लिहाज से, तो यूनिफॉर्मिटी ऑफ एक्शंस बहुत ज्यादा होते हैं। ठीक है, और डू एज डायरेक्टेड वाली कहानी होती है, क्योंकि यू नो कि यू ऑलरेडी हैव इंस्ट्रक्टेड देम एंड दे हैव टू जस्ट फॉलो देयर कंसर्न्स। सिमिलरली अगर हम बात करते हैं इन टर्म्स ऑफ बिजनेस के लिहाज से, कि अगर कोई बिजनेस जो है वो सेंट्रलाइज स्ट्रक्चर में काम कर रहा होता है, तो सेंट्रलाइज स्ट्रक्चर में काम करने का जो सबसे बड़ा फायदा कंपनी को मिलता है वो ये है कि एक तो कंपनी अपने लिहाज से जो उसकी अथॉरिटीज वगैरह होती हैं वो चला सकती है, प्लस उसको ये पता होता है कौन सी डिसीजन जो है स्मॉल डिसीजन, स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, सेंट्रलाइज के अंदर कौन से जनरलाइज डिसीजन हैं जो कि बहुत जल्दी उनको ले सकते हैं, उनको जल्दी से उनको रिएक्ट कर सकते हैं, और उसके लिहाज से काम किया जा सकता है। प्लस क्योंकि सेंटर है और सेंटर ने ही सबके डिसीजन लेने हैं, तो जब वो कभी डिसीजन लेंगे तो वो बड़ा डिसीजन, जो बड़ा डिसीजन लेंगे तो उसमें इकोनॉमिक स्केल हासिल करने का चांस हो सकता है। ठीक है, तो अगेन 3 बेनिफिट्स विद रिस्पेक्ट टू देयर डिसीजंस आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। एंड दिस इज इट फॉर टुडेस क्लास। आप लोगों की, अब मैं आप लोगों को तकरीबन कोई 5 मिनट दे रहा हूँ, आप 5 मिनट जो है वो जो क्वेश्चंस आपके जहन में हैं इन क्वेश्चंस के लिहाज से, ठीक है, वो आप प्लीज चैट पे लिख दें, और मैं फिर 5 मिनट के बाद मैं उनको आंसर करना शुरू करूँ।
ओके सो जो आप लोगों के क्वेश्चंस तो ऐसे कुछ थे नहीं इतने ज्यादा, सो दैट्स इट फॉर टुडे एंड टेक केयर, अल्लाह हाफिज।